सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक को। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर कुछ पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिससे कि आप सबको पढ़ने में भी आसान रहे और दूसरी चीज़ ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होते हैं और उस चैप्टर में जो जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सब पॉइंट्सों का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि हम लोग टर्म देखते हैं, ये दो वर्डों से बना है, ह्यूमन और रिसोर्स। ह्यूमन हम लोग, और रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है पहले लोग समझ लेते हैं। इस बुक में हम लोग का जो चैप्टर 1 था वो रिसोर्सेज ही था। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, अगर जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली हम सबको पानी चाहिए। तो अगर हमें पानी चाहिए तो वो पानी क्या हुआ? वो पानी हमारे लिए एक रिसोर्स हुआ। प्यास लगने पे पानी हमारा रिसोर्स बन जाता है। बट अगर हमें भूख लगी हुई है और पानी हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है, तो क्या वो करेंटली हमारे लिए रिसोर्स है? इतना वो हमारे लिए रिसोर्सफुल नहीं है, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा हमारे लिए उस समय खाना होगा। तो पर्टिकुलर टाइम पे आदमी की नीड बदलती रहती हैं, और जो नीड सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी थिंग, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी नेशन में जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। हर नेशन की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, उसकी इकोनॉमिक बाउंड्री होती है, या हम लोग कह सकते हैं उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री होती है। बट उस पर्टिकुलर बाउंड्री में कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कहीं पे आयरन ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे कॉटन ज़्यादा पाया जाता है, या किसी देश पे कोई पर्टिकुलर ओर है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो वो तो उसका रिसोर्स हो गया। बट एक नेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो एक उसका जो सिटीज़न होता है, जो वहाँ पे रहने वाले ह्यूमंस होते हैं, वो होते हैं। अब कैसे होते हैं? मान लीजिए किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा आयरन का रिसोर्स है। अब आयरन तो हमने ज़मीन से निकाल लिया, बट आयरन से उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो जो ठोस आयरन है हमारे पास ब्रिक फॉर्म में, उससे हम मशीन बना लें, या कोई जूसर बना लें, या कोई पर्टिकुलर मिक्सी की ब्लेड बना लें? तो कैसे बनेगी? उसको बनाने के लिए कुछ ह्यूमंस की सोच, या फिर ऐसा कह सकते हैं उनके दिमाग, या फिर उनके कुछ तो कॉन्सेप्ट लगेंगे ना वहाँ पे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे ये हुआ, जो वहाँ पे पढ़े लिखे ह्यूमंस हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ, इस आयरन से हम लोग ब्लेड बना सकते हैं, उससे हम लोग उस ब्लेड का यूज़ हम मिक्सी में कर सकते हैं, जूसर में कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ बनी, वो सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका था? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ह्यूमन का था, जिन्होंने सोचा और बताया। तो उसी तरीके से जो रिसोर्स होता है वो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है किसी कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे जितना अच्छा ह्यूमन एजुकेटेड होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा वो अपना अच्छे तरीके से जो नेशन को अपना योगदान दे पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह हो, इन्वेंशन फॉर्म में हो या फिर इनोवेशन फॉर्म में हो। तो वो हर तरीके से उस नेशन को अपना सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी देश का। और बाकी जैसे हर रिसोर्स क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आयरन कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा पाया जा रहा है, किसी जगह पे कोई पर्टिकुलर दूसरा मिनरल है वो ज़्यादा पाया जा रहा है। तो हर जगह के हिसाब से डिवीज़न होता है कि इस जगह पे पर्टिकुलर ये जो रिसोर्स है ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरीके से जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो भी कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मध्य प्रदेश की बेल्ट है, मध्य प्रदेश रीजन है, वहाँ पे मोस्टली वो कवर्ड है, हमारा फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे इतना ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। जबकि अगर हम लोग यही बात करते हैं मुंबई की या दिल्ली की, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे उतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा। अब जब सब लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली सबका अलग अलग होगा। कहीं पे लोग ज़्यादा रहेंगे, कहीं पे लोग कम रहेंगे, कहीं पे लोग बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है, जैसा कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ के फीचर्स क्या हैं। जैसे माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे हो सकता है ज़्यादा लोग रहना नहीं पसंद करते हैं, वहीं पे जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वहाँ पे रिवर वगैरह है कि नहीं है,
हाँ, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो भी बड़े शहर हैं हमारे इंडिया में, वो किसी न किसी रिवर या फिर किसी वाटर बॉडी के आसपास ही हैं, क्योंकि वाटर बॉडी से उनको काफ़ी तरीके के फ़ायदे रहते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता है, वहाँ पे फैक्ट्री लगाना आसान रहता है, हर तरीके के फ़ायदे रहते हैं। जहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही जो हमारे वर्ल्ड में या अर्थ में जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का, वो बड़ा अजीब तरीके से, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं है, कहीं पे बहुत थोड़ा है, इस तरीके से है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो 3 बेल्टों में बाँटी गई है कि टॉरिड ज़ोन, टेम्परेट ज़ोन, फ्रिजिड ज़ोन। तो इस तरीके से ज़ोन है। अब ये ज़ोन कैसे बढ़ती हैं? तो ज़ोन हम लोग जानते हैं कि ज़ोन जो है हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ये लाइन्स हैं इमेजिनरी, इन लाइनों के बेस पे बढ़ती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो नॉर्थ में हैं वहाँ पे ज़्यादा आबादी रहती है, इक्वेटर के नॉर्थ में रहने वाले लोगों की आबादी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली कंटिनेंटल एरिया भी हमारा ज़्यादा है, जबकि हम लोग नीचे की बात करें तो इतना कंटिनेंटल एरिया नहीं है। तो इस तरीके से हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बटी हुई है। अब पॉपुलेशन इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम लोग देख के समझ सकते हैं कि लिव इन एशिया, जो येलो वाले हैं ये एशिया के हैं। लिव इन यूरोप, देखिए यूरोप में काफ़ी कम पॉपुलेशन है इन कंपेयर टू एशिया। अब एशिया में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एशिया का ऑब्वियसली हमारा जो कंटिनेंटल एरिया है या जो लैंड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एशिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। यूरोप छोटा कंटिनेंट है तो वहाँ पर लोग भी कम है उस तरीके से। अफ्रीका में रहने वाली पॉपुलेशन देखिए यूरोप से ज़्यादा है। वहीं पे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में रहने वाले लोग देखिए लाइट ब्लू कलर से इससे दिखाया गया है, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग हैं। और ओशियाना जो एरिया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक, मतलब ये जो आइलैंड हैं और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो एरिया है, इसमें देखिए बहुत छोटी सी पॉपुलेशन ही रहती है। तो एक आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है ऐसे कंपेयर करने के लिए कि कहाँ पे कौन से कंटिनेंट में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन डिवाइडेड है। तो हम यहीं पे देख सकते हैं कि देखिए हर जगह पे कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो एशिया हमारा जो है नॉर्थन पार्ट में, तो देखिए एशिया में कितना ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया हमारा सदर्न में है, तो सदर्न में देखिए पॉपुलेशन ही नहीं है ज़्यादा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे नापते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कुछ लोग, जैसे कि कुछ हम लोग पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लेते हैं और उसको हम लोग उसी से हम लोग उसकी डेंसिटी नापते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई घर है जहाँ पे, वहाँ पे कोई एक एरिया लगता होगा, उसे मोहल्ला जो होता है आपका, उस हम लोग कह सकते हैं ना कि इस मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं। इस ये मोहल्ले की जो डायमीटर है या फिर जो एरिया है इस मोहल्ले का, वो मान लीजिए 5 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 5 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उससे हम लोग उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। जो एवरेज डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, अब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो हम लोग पर्टिकुलरली किसी एक तरीके से तो नहीं कह सकते ना कि हर एरिया में या इतनी लैंड पे इतने लोग रहते ही रहते हैं। तो जहाँ पे कहीं कम कहीं पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग उसका एवरेज ही निकालेंगे। तो एक जो एवरेज पॉपुलेशन है वो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1/1 किलोमीटर जो होता है उसके बीच में 51 लोग रहते हैं। ये हम लोग का एक एवरेज है अर्थ पे रहने वाले लोगों का। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? तो देखिए मैंने बताया आपको कि वहाँ पे सोशल रीज़न होते हैं। कुछ क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सोशली डिवाइड हो जाते हैं लोग, कल्चरली डिवाइड रहते हैं, इकोनॉमिकली डिवाइड रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री दिल्ली में लगी हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे रोज़गार के लिए हम लोग शिफ्ट करते हैं, या फिर वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे अपना रोज़गार चाहिए होता है। तो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। टोपोग्राफी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ की टोपोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं। तो ये जोग्राफिकल रीज़न में आता है कि टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी लोग रहना नहीं पसंद करते। फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट हो गया, या राजस्थान का जो हमारा थार डेजर्ट का पोर्शन है वहाँ पे भी रहना नहीं पसंद करेंगे। वहाँ की सॉइल कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं, वहाँ वाटर अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब कुछ फैक्टर होते हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहाँ जहाँ पे वाटर अच्छा होगा वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, सॉइल अच्छी होगी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे पॉपुलेशन को। तो ये तो वही है जोग्राफिकल फैक्टर की टोपोग्राफी है, तो मैंने आपको समझा ही दिया सब। तो इसकी ये ओवरव्यू है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बाकी सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी इसके दिए हुए हैं। बाकी जो है जोग्राफिकल फैक्टर में वाटर अवेलेबिलिटी, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, ये सब चार्ट में हम लोग पिछले वाले चार्ट में लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसका अगला पार्ट में जो है दूसरे पार्ट की तरह वीडियो बना के डाल दूँगा।
बाकी आप लोग इससे आप पढ़िए, और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो भी हम लोग के पेपर में आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।